हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूं अर्ना चौधरी। तो हम समझ रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे यूपी टीजीटी पीजीटी डोमेस्टिक साइंस होम साइंस को। ठीक है, डीएसएसबी के लिए भी वो इक्वली जो है हेल्पफुल है। तो इसमें हम सबसे पहले लेक्चर को समझ रहे हैं। लेक्चर में हम थ्योरी देख रहे हैं अपनी। जो सबसे पहले न्यूट्रिशन वाला पोर्शन आता है, न्यूट्रिशन वाली जो यूनिट है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी में हमने आज हम सेकेंड पार्ट को समझेंगे और उसके बाद से जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका प्रेग्नेंट लेडी के रिगार्डिंग, और जो उसके बाद से फीडिंग पीरियड आता है उसके रिगार्डिंग, यानी कि उसमें कितने डाइट हमें देनी चाहिए, कितनी कैलोरी देनी चाहिए। और अगर एक दुग्ध स्रावी माता है जो कि दूध पिलाती है तो उसको कितनी कैलोरी, कितना प्रोटीन, कितनी जो है उसकी आयरन्स की आवश्यकता है, तो कितने महीने तक उसे किस तरीके की जो है डाइट लेनी है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हम समझ लेते हैं उपचारात्मक आहार। ठीक है, उपचारात्मक आहार जिसे हम कहते हैं थेरेपेटिक डाइट, जिसमें हम जो पेशेंट होता है उसको हम जो भी डाइट दे रहे हैं, ठीक है, वो एक थेरेपी के रूप में देते हैं। और साथ ही साथ इसमें आगे हम देखेंगे इसमें अपने आहारिका पथ्य, जिसे हम कहते हैं पथ्यापथ्य। ठीक है, और साथ ही हम समझेंगे इसमें जो अलग अलग जैसे पोषण है उसको हम किस तरीके से, अल्प पोषण या फिर अपोषण और कुपोषण। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका, अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो आपको एक ब्रीफ नोट्स में आपको जो है हेल्प मिलेगी बनाने में, साथ ही जो है उसको रिवीजन में जो है कम टाइम लगेगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसको थ्योरी से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। देखिए, उपचारात्मक आहार का अर्थ एवं परिभाषा। उपचारात्मक आहार सामान्य आहार में रोग के अनुसार परिवर्तन लाकर, जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक आहार से आप क्या समझते हैं, तो उसमें कई तरह के ऑप्शन होंगे। ठीक है, जिसमें से एक इस सेंस में होना चाहिए कि जो सामान्य आहार हम किसी भी व्यक्ति को देते हैं, तो खासकर जब हम रोगी को वो आहार दे रहे हैं तो उसके सामान्य आहार में रोग के अनुसार हमें परिवर्तन करना है, कि जैसे उसे डायबिटीज है, उसे बीपी है, उसे जो है या फिर उसे मलेरिया है, या फिर उसे जो है क्षय रोग हो गया है, टीबी रोग हो गया है, या फिर टाइफाइड है, तो रोग के अनुसार हमें क्या करना है, परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है। ठीक है, जब हम रोग के अनुसार परिवर्तन लाकर रोगी को खाना देते हैं, उपयुक्त आहार देते हैं, तो उसे उपचारात्मक आहार, उपचारात्मक पोषण हम कहेंगे। ठीक, क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर हम डेफिनेशन समझ लेते हैं प्रोफेसर बक्सी के अनुसार। वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो, क्योंकि जितना काम दवाइयाँ करती है उतना ही काम जो है हमारी डाइट करती है। हमारा जो हमें खाने को दिया जा रहा है, जिसमें ध्यान रखना है कि वह खाना जो है रोग के अनुसार हो, जो भी रोगी को बीमारी है उसके अनुसार हो। तो वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो, रोग तथा रोगी की शारीरिक मांग के अनुरूप हो, उपचारात्मक पोषण यानी कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, जैसे बुखार की अवस्था में रोगी को कैलोरी युक्त भोजन, कैलोरी की जो है उसमें बर्न हो जाती है वो ज़्यादा, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टाइम पर कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाती है, तो उस समय रोगी को ज़्यादा कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए। तो रोगी को बुखार में कैलोरी युक्त भोजन देना एवं मधुमेह में यानी कि डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट रहित आहार देना। कार्बोहाइड्रेट रहित यानी कि जितने भी चीज़ों में शर्करा है, ठीक है, उसे जो डायबिटीज का रोगी है, मधुमेह है जिसको, उसको हमें कार्बोहाइड्रेट के भोज्य पदार्थ नहीं देने हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। आहारिका अथवा पथ्यापथ्य क्या होता है? आहारिका अथवा पथ्यापथ्य, ठीक है, तो पथ्यापथ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसके द्वारा पोषक तत्वों का ज्ञान, व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकता का ज्ञान, जिससे उसकी आयु, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक क्रियाशीलता, विशेष स्थिति और रोग की स्थिति में उसके अनुरूप आहार नियोजित किया जा सके।
तो आहारिका से हमें पता चलता है एक तरह का, हम इसे कहेंगे कि ये एक रजिस्टर टाइप होता है, एक मेन्यू टाइप होता है, जो हमें बताती है कि व्यक्ति के लिंग, व्यवसाय, उसके काम, उसकी कार्य जो भी शारीरिक कार्यशीलता है, उसकी जो आवश्यकता है, उसके अनुसार हमें किस तरह का भोजन हमें जो है उसे देना है। तो पथ्य पथ्य यह ज्ञान देने में सहायक है कि सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पोषक तत्वों की प्राप्ति किस प्रकार के भोजन से की जा सकती है। मतलब एक मेन्यू, एक ऐसा मेन्यू जिसमें हर एक बीमारी के अकॉर्डिंग खाना ऑलरेडी उसमें मेंशन है, और वो हमें ये बताता है कि कौन सी बीमारी से ग्रसित रोगी को किस तरह का भोजन देना चाहिए, उससे ये हमें क्लियर होता है। तो उसमें कौन से पोषक तत्व शामिल होने चाहिए, ठीक। तो दूसरे अर्थों में पथ्य पथ्य का अर्थ है रूल्स ऑफ रेगुलेटिंग डाइट, यानी कि आप उसमें जो रूल्स है, जो नियम है, जो मतलब लिस्ट उसमें जो बनाई हुई है, वो क्या है, रेगुलेटिंग डाइट की है, ठीक है। तो पथ्य पथ्य को प्रस्तुत किसने किया था, ये भी आपके से क्वेश्चन पूछा अगर जाता है तो D.F. टर्नर ने किया था, D.F. टर्नर ने, ठीक है। अब यहाँ हम समझेंगे आगे पोषण शास्त्र का इतिहास। पोषण शास्त्र हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी जरूरी है कि पोषण शास्त्र का इतिहास क्या रहा और कब किसके कौन से ईयर को, कौन से ईयर से लेकर जो है कहाँ तक हम उसको क्या मानते हैं। तो पोषण शास्त्र का इतिहास सचिंद्र के शब्दों में हम समझेंगे। सचिंद्र ने जो विश्लेषण किया, प्रोफेसर सचिंद्र ने जो विश्लेषण किया है, वो बताया है कि जो पहला प्राकृतिक युग है, यानी कि नेचुरल जो एरा है, वो रहा है 400 BC से और 1150 AD तक का, जो भी समय रहा है 400 BC से 1150 AD तक का, वो कहलाता है प्राकृतिक युग। इसमें लोग मतलब ऐसा फूड खाते थे जो बिल्कुल नेचुरल होता था, मतलब पेड़ पर लगा हुआ, जमीन में जो उगने वाला था, ठीक है। तो उसमें वही कंदमूल या फिर जो है जड़ें जो होती है, चाहे उसमें मूली हो या फिर कंदमूल या फिर जो भी हो, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो फ्रूट्स या फिर जो है खाद्यान्न खाया करते थे, तो जिसको यहाँ पर प्राकृतिक युग कहा गया, ठीक। तो दूसरा है केमिकल एनालिटिकल एरा, जो कि यहाँ पर हम 1500 से 1900, ठीक है, जिसका पीरियड रहा 1500 से 1900 का। तो 1500 से 1900 तक का जो काल रहा है, उसे कहा गया रासायनिक विश्लेषणात्मक युग। इसमें तरह तरह के केमिकल्स युक्त खाद्य पदार्थ जो है सामग्री आने लग गई, और केमिकल्स का यूज करके या फिर केमिकली हम जो मतलब जैसे दही जमाना, दूध से उसको फर्टिलाइजेशन करना, ठीक है, इस तरह की तकनीक मतलब आ चुकी थी। और नेक्स्ट है इसमें 1900 से लेकर आज तक का जो टाइम पीरियड रहा, वो रहा जैविक युग, जिसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकली मतलब जिसमें हमें खाद्य सामग्री को कैसे संरक्षित करना है, कैसे उसको उगाना है, और ठीक है, बायोलॉजी का सहारा लेकर एक एक नस्ल से दूसरी नस्ल को कैसे बनाया जा सकता है, तो उस पीरियड को यहाँ पर माना गया है कौन सा, बायोलॉजिकल युग, ठीक है। तो खाद्य सामग्री के या फिर पोषण शास्त्र का जो इतिहास रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सचिंद्र, तो वो इस तरीके से रहा है, ठीक। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रहा गुथरे के अकॉर्डिंग, हम समझेंगे गुथरे के अनुसार जब आपसे पूछा जाता है कि सेलुलर अथवा मोलिकुलर युग की संख्या या फिर उसकी व्याख्या किसने की है, तो गुथरे ने की है। और ये जो समय उन्होंने बताया है 1955 से लेकर वर्तमान तक का बताया है, ठीक है। तो इन्होंने इतना ही मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अपनी दी है। तो 1955 से लेकर वर्तमान तक का जो समय गुथरे ने बताया है, वो बताया सेलुलर अथवा मोलिकुलर युग, ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि औषध शास्त्र का पिता कौन है, तो हिप्पोक्रेटस है, ठीक है, ये प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक रहे हैं। स्कर्वी से पीड़ित नाविकों पर नारंगी व नींबू का परीक्षण किसने किया था, चिकित्सक लिन ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थों में पोषक मूल्य होते हैं, हाँ होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पोषक मूल्य क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें पोषण, पोषण का अर्थ इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, पोषण का अर्थ मैचिंग में क्वेश्चन अक्सर जो है देखने को मिलता है। तो पोषण क्या है, पोषण भोजन, भोजन जिसे हम कहेंगे चूसक,
ठीक है। भोजन चूसक कार्य अथवा प्रक्रिया अर्थात एक्ट और प्रोसेस ऑफ नर्सिंग, यानी कि जो पोषण का अर्थ है कि जो भोजन खाया जा रहा है, ठीक है, उसका क्या होता है, चूसक, उसका चूसन होता है। चूसन का होता है आंतों में होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ चूसक जो शब्द है उसका अभिप्राय यही है कि भोजन के जो प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना, यानी कि जो भी खाना खाया जा रहा है, जो भी भोजन खाया जा रहा है, जो हमारे पेट में जा रहा है, वो क्या हो जाता है, चूसक हो जाता है, यानी कि वो चूस जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ये एक प्रोसेस है, ये क्या है, प्रोसेस है, और जिसको हम कहते हैं एक्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्ट या फिर प्रोसेस ऑफ नर्सिंग, ठीक। तो पोषण का अगर अर्थ आपसे पूछा जाए तो उसका जो एक जटिल अर्थ है, ठीक है, जटिल अर्थ वो है चूसक, समझ गए। तो ये चूसक का अर्थ भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तो चूसक का जो अभिप्राय है, जो मीनिंग है, वो ये है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोजन के प्रमुख तत्व होते हैं, उनको खींचकर शरीर अपना अंग बना लेता है। अंग दैट मीन्स उसको टिश्यू बना देता है, टिश्यू के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर अपोषण या फिर अल्प पोषण। अपोषण कहो या फिर अल्प पोषण कहो, ठीक है। अपोषण या अल्प पोषण क्या होता है कि पोषण की अव्यवस्था या फिर अनुचित दशा। कैसे, जैसे कि मतलब या तो पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, या फिर मिल तो रहा है लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पोषण की अव्यवस्था कहेंगे या फिर अनुचित दशा कहेंगे, कि मिल तो रहा है लेकिन अनुचित दशा, यानी कि प्रॉपर उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक। फिर कुपोषण, कुपोषण क्या है, एक तरफ आपसे अल्प पोषण और अपोषण, तो आप समझ गए कि जो खाना हमें दिया जा रहा है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, या फिर खाना बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, जिसे हम कहेंगे अपोषण या फिर अल्प पोषण। लेकिन दूसरी तरफ कुपोषण जब आपसे पूछा जाए, कुपोषण अर्थात व्यक्ति द्वारा आवश्यकताओं से अधिक या आवश्यकता से कम असंतुलित आहार ग्रहण करना। तो जब खाना व्यक्ति को बहुत कम मात्रा में दिया जा रहा हो या फिर जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा हो, अगर कम मात्रा में देंगे तो बिल्कुल वो दुबला पतला हो जाएगा, अगर जरूरत से देंगे तो भी उसको कुपोषण कहा जाएगा, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, कुपोषण है, ठीक, वो भी कुपोषण का रूप है, कुपोषण का प्रकार है। अब समझते हैं कुपोषण से होने वाले कुछ रोग, जो कि मतलब विटामिन ए की कमी से, B12 की कमी से, सी की कमी से, इनकी कमी से हो जाते हैं। तो कुपोषण के का जो है कारण बहुत से सारे रोग हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी, जिसमें कि आपको जो है प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, ये आंखों का रोग होता है, ठीक है। दूसरा, विटामिन ए, अगर आपको आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो दूसरा जो रोग होता है वो होता है कौन सा, जिसे हम कहते हैं फ्राइनोडर्मा। फ्राइनोडर्मा बहुत कुछ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्राइनोडर्मा क्या होता है कि इसमें स्किन जो होती है ना, वो मेंढक की त्वचा जैसी हो जाती है, उसमें मतलब ऐसी गिलगिली सी, और उसमें बिल्कुल रफ एकदम ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें झिल्ली जैसी वो दिखने लगती है, बहुत बेकार सी। तो मेंढक की जो जैसी त्वचा होती है ना, उसके जैसी मतलब स्किन हो जाती है, जिस रोग को हम कहते हैं फ्राइनोडर्मा, और जो होता है किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अगर हमारे शरीर में राइबोफ्लेविन यानी कि B2 की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, एंगुलर स्मोटाइटिस, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन यानी कि B2 जो हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है, जैसे कि चावल हो गए और जैसे जितने ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है, इनसे हमें राइबोफ्लेविन मिलता है, ठीक। तो इसका समावेश जरूरी है। अगर हम थायमीन कहे, थायमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, थायमीन की कमी से यानी कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। निकोटीनिक अम्ल बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमारे शरीर में निकोटीनिक है, ये निकोटीनिक अम्ल की कमी हो जाती है तो पैलाग्रा रोग हो जाता है। तो पैलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, निकोटीनिक अम्ल की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। रिकेटस किसकी कमी से होता है, रिकेटस में हड्डियां तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। और रिकेटस जो है सामान्यतः बच्चों में देखे जाने वाला एक हड्डियों का रोग है, जिसे हम कहते हैं हड्डियों को कुपोषण की वजह से होता है, यानी कि विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया ये बड़ों में देखा जाता है,
बुजुर्गों में देखा जाता है, वृद्धावस्था में ये रोग पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में अगर विटामिन डी, ए और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हड्डियां मुड़ने लगती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ओस्टियोमलेसिया जो है ऐसा रोग है जिसमें अगर शरीर में विटामिन ए व डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, ओस्टियोमलेसिया। ठीक। एनीमिया किसकी कमी से होता है, एनीमिया आयरन एवं फोलिक एसिड की कमी से होता है। घेंगा, घेंगा जो गले में ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। ठीक है, तो घेंगा रोग किससे होता है, थायराइड ग्रंथि का ये एक रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है जो आपके गले में होती है। ठीक है, तो ये किससे होती है, आयोडीन लवण की कमी से होती है। अगर आपके खाने में आयोडीन कम है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को भी इसीलिए बोला जाता है कि आप नमक उचित मात्रा में खाएं। ठीक है, ताकि आयोडीन प्रॉपर मात्रा में बच्चे को मिलती रहे। ठीक, तो आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंगा रोग। और लेथिरिज्म, लेथिरिज्म एक ऐसा रोग है जो कि आहार में जो खेसरी दाल होती है, खेसारी दाल का समावेश होने से एक पक्षाघात टाइप होता है, जिसे लकवा मारना। ठीक है, तो लेथिरिज्म क्या है, एक आहार में अगर आपके खेसारी दाल का समावेश है, खेसारी दाल जो आपकी वो कौन सी होती है, अरहर की दाल होती है, अरहर की दाल जैसे मतलब वो दिखती है। ठीक है, तो अगर उसका समावेश गांव वगैरह में इस तरह का मतलब जो ये सस्ती मिलती है तो उसकी मिलावट ज्यादातर कर देते हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा मतलब जहरीली या फिर इसको खतरनाक माना जाता है। तो इसका समावेश अगर आपके खाने में है, आपके आहार में है, तो आपको पक्षाघात होने के चांस हो जाते हैं। फ्लोरोसिस कैसे होता है, फ्लोरोसिस जैसे कि आपके दांतों पर ऊपरी वो मतलब दांतों का झड़ना, हड्डी का झड़ना, तो मतलब उसमें क्या होता है, दांत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। फ्लोरोसिस क्यों होता है, क्योंकि पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इससे इस तरह के रोग यानी कि फ्लोरोसिस जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने से आपको क्या हो जाएगा, फ्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक, ये आपने समझा कि किस तरह के विटामिन से हमारे शरीर में अगर कमी हो जाती है तो हमें किस तरह का कुपोषण या फिर किस तरह का रोग हमें लग जाता है। अब कुपोषण के कुछ परिणाम हम देखेंगे, जैसे कि ओबेसिटी। ओबेसिटी कब मतलब अगर हम ज्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं, ठीक है, और उसमें न्यूट्रिशन है कम, तो वो हमारा क्या बढ़ाएगा, फैट बढ़ाएगा, है ना, हमारी जो है हमारा वेट बढ़ाएगा, हमारा फैट बढ़ाएगा। तो उससे क्या होगा, उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी, ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी हमें क्यों हुआ, क्योंकि हमारा वजन क्यों बढ़ा, क्योंकि हम खा तो भर भर के रहे थे लेकिन न्यूट्रिशन हमें कम मिल रहा था। तो आवश्यकता से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करने के फलस्वरूप ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो जाता है, क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट बढ़ने से वसा का अनुपात भी बढ़ जाता है। तो कारण अगर आपसे पूछे कि ओबेसिटी का कारण क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट बढ़ने से वसा का अनुपात बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, हमारी जितनी एनर्जी यूज हो रही है पर डे, तो अगर हम कम मात्रा में खाना खा रहे हैं तो उससे हमें जितनी ऊर्जा यहाँ पर उस खाने से मिली तो उससे पूर्ति हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन हमने तो भर भर के खा लिया है, हमने क्या क्या भर भर के खा लिया, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई तो उतना हम यूज कर नहीं पा रहे हैं, उतना हम यूज कर नहीं पा रहे हैं जितनी एनर्जी हमने शरीर को दे दी है। तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वसा में। ठीक है, और वसा क्या बढ़ाती है, फैट बढ़ाती है। ठीक है, वो वसा स्टोर हो जाती है, वसा के जो टिश्यू है, वो जो मतलब वो जो फैट है, ठीक है, वसा है, वो तुम्हारे टिश्यूज में जमा हो जाता है, इसीलिए तुम्हारी जो है वो बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है। ठीक, तो ये रीजन होता है। फिर है इसमें ऑर्थोरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये क्या है, आवश्यकता से अधिक संतृप्त वसा ग्रहण करने से होने वाला कुपोषण। भर भर के तुम ऑयल खा रहे हो, भर भर के तुम तेल खा रहे हो, वो खा रहे हो, घी खा रहे हो। ठीक है, जितने मतलब इस तरह के आप जो है ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं जिसमें मतलब ऑयल ज्यादा, ऑयल मतलब अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं या फिर जो है आप घी ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपको ये रोग निश्चित, ये इस तरह का कुपोषण निश्चित तौर पर होने वाला है। ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिन, कुछ लोग मतलब न्यूट्रिशन खाना भी खा रहे हैं, ऊपर से जो है मल्टीविटामिन लिए जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा आपके शरीर में विटामिन का बढ़ना भी एक तरह का कुपोषण है, एक तरह की बीमारी है, जिसकी जितनी शरीर को जरूरत है उतना आप उसे दो। ठीक है, इसीलिए जरूरत से ज्यादा पानी पीने पर भी जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है, आज की स्टडी में जो भी मतलब निकल के आया है
और इसीलिए जो है दुनिया भर का मतलब ये भी खाना है वो भी खाना है, मुझे विटामिन ए भी चाहिए, मुझे जो है ये वाला विटामिन चाहिए, ये आयरन चाहिए, दुनिया भर का मतलब उसमें जरूरत होती नहीं है। तो हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं उसको, जिसमें विटामिन ए व डी की आवश्यकता से अधिक अगर हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम इसमें टर्म देख लेते हैं, जैसे कि आलू में स्टार्च का पता किसने लगाया था? जो है किरचॉफ है यहाँ पर। ठीक है, किरचॉफ, किरचॉफ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा किरचॉफ। गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन का पता किसने लगाया? तो बकेसिया ने लगाया। प्रोटीन का सबसे पहला विश्लेषण किसने किया था? प्राउट ने किया था। प्रोटीन का नाम किसने दिया? मॉड्यूल्स ने दिया। ठीक है, सॉरी मोल्डस ने दिया। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त में ग्लूकोज का पता किसने लगाया था? बर्नार्ड ने लगाया था। बेरी रोग का पता किसने लगाया था? तकाकी ने लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकॉर, ये मैचिंग में क्वेश्चन आता है आपका, मैचिंग में क्वेश्चन आएगा। ये आपसे पूछेगा क्वासियोरकोर जो रोग होता है वो क्यों होता है? आहार में पोषण की कमी से, या फिर प्रोटीन की कमी से, या फिर किसी भी अन्य कमी से ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन की कमी से होता है। जब बच्चों को आप कम मात्रा में प्रोटीन देते हैं तो उनको क्वासियोरकोर रोग हो जाता है। उसका पता किसने लगाया था? सी विलियम्स ने लगाया था। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? अब इसकी कुछ पोषण कुछ मुख्य संस्थाएं हैं। पोषण की मुख्य संस्थाओं में जैसे FAO है। FAO की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा है WHO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, तो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक, इसमें फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं यूनिसेफ से, और साथ में मैचिंग से भी आते हैं। इस तरीके से इनको एक साइड में रख देंगे, ठीक है, और इनको दूसरी साइड में रख देंगे और आपसे मैच करवाएंगे। तो मैच में आपको जो है पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। एंड FAO की फुल फॉर्म है जो है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें श्वसन तथा ऊर्जा संबंधों को ज्ञात किसने किया था? ब्लैक तथा प्रिस्टले ने किया था। ठीक, ये आपको जो है नोट्स बनाने हैं अपने। अगर बात करें भारत में, तो भारत में पोषण संबंधी मानकों के निर्धारण के लिए मुख्य संस्थान कौन सा है? ICMR। भारत में, स्पेशली हम भारत की बात करें, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भारत में पोषण संबंधी मानकों को निर्धारित करने की बात आती है तो कौन करता है? तो ICMR, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अब बात करेंगे NPU क्या है? NPU आपको पता होना चाहिए, ये यहां से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, यहां से क्वेश्चन नहीं छूटता है। ठीक है, तो NPU क्या है? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, NPU बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। NPU आपसे पूछेगा क्या है, तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, यानी कि प्रोटीन के उपभोग का आधार। ठीक है, तो भारतीय आहार के प्रोटीन का NPU कितना है? 45 से 45 से 55, जबकि पाश्चात्य देशों का जो NPU है वो कितना है? 60 से 70, यानी कि वो इतना प्रोटीन अपने उसमें लेते ही लेते हैं डाइट में। और यहाँ पर हमारे जो भारत में है इतना प्रोटीन मतलब जरूरी माना जाता है, कितना लेना चाहिए, वो लोग कितना मानते हैं? 60 से 70% मानते हैं। ठीक है, परसेंट नहीं, मतलब ये इनका मानक है NPU। ठीक है, अब बात करें RDA क्या है? RDA क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो RDA क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, जितना भी मतलब डाइट की जरूरत है उसको, जो एक मानक है उसका, तो वो है RDA। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक, तो हमने समझा आज इन इम्पोर्टेंट टर्म्स को। नेक्स्ट में हम समझेंगे प्रेग्नेंट लेडी से संबंधित कितने पोषण की, ऊर्जा की, कैलोरी की, कितने प्रोटीन की, इन सब की आवश्यकता है। ठीक है, उसके डाइट प्लान को समझेंगे, और अलग अलग मंथ में उसके कितने पीरियड होते हैं, किस
पीरियड को क्या कहा जाता है, ठीक है, वो सब हम समझेंगे, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी पीडीएफ के लिए आप एपी टीचिंग टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।